सनातन हाट का, उसके बारे में भी हमें कुछ बता दीजिए, फिर मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। जो अपने लोगों के लिए एक चीज शुरुआत करी है कि हमारी जितनी भी हिस्ट्री बुक्स हैं, सनातन हम्म। हार्ट, HAAT, या हार्ट भी डाल सकते हैं, HEART, वहां से जाकर के आप अपनी जितने भी ऐतिहासिक वैदिक ग्रंथ है वो खरीद सकते हैं, उनको पढ़िए। दूसरा हम्म। हमने स्टार्ट किया है सनातन सेतु। तो सेतु हमने बनाया एक ब्रिज, ताकि इधर जो हमारा एक बिजनेसमैन है और इधर जो हमारा ग्राहक है, दोनों सनातनी है। अनुज भाई, हम्म। मेरा एसी खराब हो गया, पूरी गर्मी मेरी जून ऐसे निकल गई, क्योंकि मैं जहां से भी ऐसा व्यक्ति खोजने की कोशिश करता वो मुझे वही जालीदार कटोरा छाप मिलता, और मैं एकदम घर में उसको आने नहीं दे सकता। तो वो मैं ऐसी गर्मी में बैठ करके पंखा चला करके कैसे भी अपना काम कर लिया, लेकिन मैंने घुसने नहीं दिया। उसका कारण मैं हर एक व्यक्ति को यही बताता हूं। आप नारियल पानी खरीदने जा रहे हैं, जी। पेटीएम खोलिए, उसको कहिए मेरे पास कैश नहीं है, आप उसको स्कैन कीजिए, स्कैन करते ही नाम आएगा। नाम जैसे आएगा, मैं तो कह दे, जैसे ही मुझे नाम पता लग गया, मैंने कहा यार पासवर्ड भूल गया, मैं घर जी। जा रहा हूं वापस अभी, और पिन भूल गया मैं इसका, और मैं कैश लेके आऊंगा फिर बाद में देखूंगा। क्योंकि वो डोरा बांधने लग गए हैं, वो हमारी तरह रहना शुरू कर दिया है। देखिए, मोदी में लाख बुराई हूं, लेकिन एक काम बहुत अच्छा किया इसने, कि जितने भी भीम, पेटीएम, फोन पे वगैरह शुरू कर दिया, और QR कोड वाला जो वो लगा दिया ना हर उस पे, सब्जी वाला, फल वाला, नारियल पानी वाला, ठठेरा, सब पे लगा दिया। ये इसने बहुत अच्छा काम किया है। आप सबसे पहले ये काम शुरू कर दीजिए। सेतु में हम सब बिजनेसमैन को अभी निवेदन कर रहे हैं कि आप रजिस्टर करें अपने शहर के साथ। पूरी हमने उसमें लोकेशन डिटेल, मोबाइल नंबर और पूरा वेरिफिकेशन OTP के साथ में डलवाया है, ताकि जी। आप अपने हिंदू जितना सनातनी बिजनेस है उसको वहां पर रजिस्टर करें। आप नाई से लेकर के जहाज बेचने वाले तक को रजिस्टर करें उसके ऊपर, हमारा जी। बंदा उसी के पास जाएगा। दूसरा इसमें क्या होगा, आपको नौकरी चाहिए तो आप अपनी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको नौकर चाहिए, आप उसमें देख सकते हैं कि कौन है। आपको वहां सामान बेचना है, वो आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जो घर से संबंधित सर्विसेज होती है, AC ठीक करते हो, किचन हम्म। की सफाई करते हो, ये सारी जो चीजें, उसको रजिस्टर करेंगे हम। सबसे बड़ी चीज कि हम सामान जो बेचते हैं हिंदू भाई को, जैसे कि जी। आपके पास में सेकेंड हैंड बाइक है, आप हिंदू हैं और हिंदू को ही बेचना चाहते हैं, OLX के हिसाब से भी हम उस पर एक पूरा एक कॉलम बना रहे हैं। आप अपना सेकेंड हैंड सामान भी बेच सकते हैं, केवल और केवल इस पर सब हिंदू ही रजिस्टर करेंगे। तो सनातन हाट और सनातन सेतु हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरा फ्रांस मॉडल भी सही है, चाइना मॉडल भी सही है, श्रीलंका मॉडल भी सही है, जापान मॉडल भी सही है, लेकिन मैं समझता हूं कि मियांमार मॉडल सबसे अच्छा है। और धन से जुदा, व्यक्ति को धन से जुदा करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मेरी तो सलाह इसमें यही है केवल। अंकुर यार, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि देखिए, अभी बात हुई है कि किस प्रकार से फ्रांस ने कुछ स्टेप्स लिए, किस प्रकार से एक एक स्टेप चीन भी ले रहा है, जिसको मैं ह्यूमन मानवीय स्तर पर मैं नहीं मानता कि वो ठीक है, या जो जो जी भी है। ठीक है, एक स्टेप फ्रांस ले रहा है, वो रेडिकलाइजेशन कम करने का प्रयास कर रहा है। अब क्या है ना कि रेडिकलाइजेशन एक ऐसी चीज है जो हर समाज में कुछ कुछ स्तर पे होती है। जैसे कि हम अपने हिंदू समाज की भी बात करें तो जाति व्यवस्था जो है, जो कि गलत तौर पर बहुत जगह पर फॉलो की जाती है जन्म से, जी और कई किसी को नीचा समझना, किसी को, वो भी एक प्रकार की रेडिकलाइजेशन है। बट मैंने देखा है कि मैं जब छोटा था और आज मैं अपने जीवन को देखता हूं तो उसमें इतना फर्क आया है, इतनी कमी आई है, यानी कि हमारा जो समाज है अपने स्तर पे ही अपने अंदर की रेडिकलाइजेशन को वो कम कर रहा है। जी वहां पर रेडिकलाइजेशन को मैं बढ़ते हुए देखता हूं। अगर मैं पिछले 50 सालों की बात करूं तो अफगानिस्तान में करीब लाखों में एक समय पर हिंदू सिख समुदाय हुआ करता था। वहां पे बिल्कुल। आज 500-700 भी नहीं बचे शायद, और जो बचे हैं उनको भी भगा रहे हैं वो। बांग्लादेश में हम मानते हैं कि 1951 की जनगणना के अनुसार वहां पर 30% हिंदू समुदाय था। आज जी वहां पर 7% है। कौन खा गया? फिर बिल्कुल। एक और बात करते हैं हम भारत की, तो भारत में 1951 में जो था 8% था, आज वो 14%, 2011 में था, अब तो 16, 17, 18% भी हो सकता है। तो डेमोग्राफी, अब इसी से आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि कौन किसको खा रहा है चुपचाप। और ये बोलने में लोग बहुत संकोच करते हैं, बट डेमोग्राफी चेंज इज फॉर श्योर वो हो रहा है।
बिल्कुल। तो आप क्या मानते हैं कि क्या जो स्टेप्स फ्रांस ले रहा है उसका कोई फर्क पड़ेगा या पड़ रहा है, और जी। क्या उन्हीं स्टेप्स से भारत में काम चलने वाला है? और दूसरा दूसरा प्रश्न इसी में मैं जोड़ना चाहूंगा कि जैसे कि अभी मैं एक बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं, इसी बीच एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा था। वो कहती है कि हमारी हर मोहल्ले में एक कमेटी है हमारी, वो बैठती है, उसमें सारे पॉइंट्स डिस्कस होते हैं। आप ये देखिए ना कि आप कल को एक भीड़ लेके चलते हैं, आपको सड़क पे पत्थर मिल जाएंगे क्या? जी। सड़क पे उठा उठा के फेंक दोगे क्या? वो पत्थर प्रॉपरली अरेंज किए जाते हैं। अरेंज किया था। ये सब कैसे हो रहा है? तो ऐसे माहौल में क्या हिंदू समुदाय को भी ऑर्गेनाइज्ड होते हुए समूह, भीड़ का रूप लेने की आवश्यकता है, या फिर जी। जैसे नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर छोड़ रखा है हमने वैसे ही चल जाएगा? देखो, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर से अब तक काम चला या नहीं चला। दूसरी बात हमने देखना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर है क्या। अभी 2 जज बैठ के कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी जो है वो नुपुर शर्मा की है। पुलिस को आप देख रहे हो, वो खुद कह रही है कि तू ये बोल दे कि मैं नशे में था, है ना। बड़े से बड़ा वकील आप देख लो कि वो बलात्कारियों के साथ में, रेपिस्टों के साथ में खड़ा हुआ है। अभी तक कितने सारे आतंकवादी पकड़े गए, उनके लिए तलक लोग खड़े हो गए हैं। ये जी जुबैर जो वर्षों से हिंदुओं की आस्थाओं का अपमान कर रहा था, उसके लिए देखो लाइन कितनी लगी खड़ी है। जी सीधे सीधे। और देखो, हमारी और आपकी तो आज तक, मेरी तो आज तक जयपुर में सही से सुनवाई नहीं चली। लेकिन इनको देखो कि हाई कोर्ट तक वो पहुंच जाते हैं, भले ही उसकी वो रिजेक्ट हुई हो। तो दूसरी चीज के जो आपने कही है कि चाइना में भी है जिसमें कि मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। देखो, मानवाधिकार राइट के उल्लंघन में तो वही कहूंगा कि मानवाधिकार सुरक्षित होने चाहिए, लेकिन मानवों के, ना कि दानवों के। दानवों का कोई मानवाधिकार नहीं होता, उनका दानवाधिकार होता है। दानवों का दानवाधिकार होता है कि वो सामने वाले को पिशाच की तरह मुंडी मरोड़ के या काट के खा जाए। अगर आप देखोगे हिस्ट्री को, मैं बार बार ये कहता हूं कि हिस्ट्री को पढ़ना इसलिए जरूरी होता है। अकबर को जी सब महान बताते हैं, और यहाँ पर ऋतिक रोशन और कौन थी वो, ऐश्वर्या राय थी शायद, की जिसने एक फिल्म बनाई कि यहाँ वो अकबर, जोधा अकबर के नाम से। जी आप जी अगर जी उसके इतिहास को पढ़ोगे तो हेमू की हत्या के बाद में 10,000 नर मुंडों की एक मीनार बनाई गई थी। उसमें जो खोपड़ियां थी वो बाहर दिखाई गई थी, यानी कि ईंट के स्थान पर उन्हें चारों तरफ में खोपड़ियां लगवाई थी। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ था, उससे पहले तैमूर लंगड़े ने, उसके बाद बाबर ने, जी उसके बाद अकबर ने, उसके बाद फिर औरंगजेब ने इस प्रकार की बहुत सारी मीनारें बनवाई थी। और हाँ यही देखिए। नहीं, जी, जी हेमचंद्र की जी सेना में बहुत मुसलमान भी थे। लेकिन कुरान की कुछ आयतों के अनुसार यदि एक मुसलमान तौबा कर ले तो उसको माफ किया जा सकता है, लेकिन एक काफिर तौबा कर ले तो उसकी तौबा का उसको हक ही नहीं है। तो जिस समय पर इस प्रकार ओके का इतिहास जी, हमारे सामने हो, तो फिर भी हम मानवाधिकार आपकी और आवाज गई। दानवाधिकार की बात ना करें। जी। तब तब भी अगर हम इस तरीके की बातें करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि चाइना का मॉडल ज्यादा अच्छा है। तो फ्रांस की बात कर रहे हैं, लेकिन हम म्यांमार के मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं, और जिसको मैं हर बार कहता हूं कि भाई म्यांमार मॉडल हमारे यहाँ पे भी चालू होना चाहिए, लागू होना चाहिए। आपको पता है श्रीलंका के अंदर जिस समय पर जो चर्च था उसमें बम धमाका किया गया था, और बम धमाका करने के बाद में आपने देखा होगा वहां की सरकार ने पूरी तरीके से सोशल मीडिया को बंद किया। वहां की सरकार ने जो वहां के टीवी चैनल्स थे उन सबको एक तरीके से कंट्रोल किया। और वो सारा कुछ करने के बाद में वहां की जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, जो मॉन्क्स थे, हम कहते हैं ना कि बौद्ध बड़े ही शांति प्रिय होते हैं। उसके बाद में आपने देखा होगा कि वहां से लोगों को किस प्रकार से साफ किया गया। 2,000 गैर मुस्लिम महिलाओं को बंध्यत्व अर्थात उनको बांझ बनाने की दवाइयां खिलाई गई थी। वो फिर बाद में आपने देखा भी है किस प्रकार से हुआ है। मियांमार मॉडल क्या है? वो कहते हैं सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। हमने कहा एक ही नारा है हमारा, केवल और केवल इन लोगों को करो धन से जुदा। धन से जुदा कैसे करना है? अब बहुत सारी चीजें आती रहती है, आर्थिक बहिष्कार करना, आर्थिक बहिष्कार। आज का मैं वीडियो देख रहा था, दूध के अंदर थूक करके हिंदुओं के घर में सप्लाई किया जा रहा है। कल का ही एक वीडियो था मुरादाबाद का कि जिसमें कि रोटियों के ऊपर थूक थूक करके खाना बनाया जा रहा है। उससे पहले आपने देखा होगा कि मुंह के अंदर पानी भर रहे श्याम भाई, प्रेस करने के लिए जो स्त्री करते हैं आयरन, तो उसमें क्या चल रहा है, मुंह में पानी भर रहा है और फुहारे मार रहा है कपड़ों के ऊपर, और फिर प्रेस कर रहा है। वो वीडियो देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा। तो कपड़ों पे क्या, फलों पे क्या, सब्जियों पे क्या, दूध में क्या, रोटियों पे क्या, हर जगह आपका ये, और सिर में भी। आप देख सोच रहे हो कि इतना पढ़ा लिखा एक आदमी मुजफ्फरनगर पहुंचता है, एक लड़की का सिर में वो शैम्पू करने का, कौन था वो, इमरान इरफान हबीब, है ना। जी कौन है जी वो, हबीब हबीब करके जो ये चलाता है सलून। हाँ
वो लड़की के सिर में थूक रहा है। हमने तो सीधा कहा है कि देखो सारे मॉडल चलाओ, लेकिन साथ ही साथ आपको मियां मार मॉडल भी चलाना पड़ेगा, कि इनको हमें धन से जुदा करना पड़ेगा। और जब तक हम इनको धन से जुदा नहीं करेंगे, तब तक हम कहीं पर भी उस प्रकार सबल खड़े नहीं हो सकते हैं। एक आंकड़े के अनुसार जेडएफआई यानी कि जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो है, वो एक साल के अंदर तकरीबन 35,000 करोड़ रुपया इकट्ठा करती है, जो कि फिर बाद में रिहाई मंच एक मंच है जहां से जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं, बाटला हाउस के आतंकवादियों का सबका केस लड़ा गया, जो कश्मीर में जितने पत्थरबाज थे सबका केस लड़ा जाता है, जितने आतंकवादी संगठन बने हुए भारतवर्ष के अंदर, उनको ये आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए फंडिंग पूरी की पूरी होती है। ये कहां से होते हैं अनुज भाई? ये सारी की सारी जो फंडिंग होती है वो हमारी और आपकी जेब से होती है। देखो जब जी तक पूर्ण रूपेण शिक्षा और अर्थ इन दो चीजों के ऊपर प्रहार नहीं होगा, तब तक ये कार्य नहीं होंगे। उनके शिक्षा तंत्र को तोड़ने का कार्य सबसे पहले हिमंता विश्व शर्मा जी ने किया था, और उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से हमने यहाँ पे जितने मदरसे हैं सबको हम खत्म करते हैं, संस्कृत भाषा के जितने विद्यालय हैं उनको कंटिन्यू किया जाएगा। और इस अभी भी आप देखिए, तालिबान किनको कहते हैं? तालिब जो मदरसे के पढ़े हुए लोग होते हैं, स्टूडेंट। और जी यस जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट विंग को कहा जाता है तालिबान। ये जो अभी जो हमारे केरल के जो राज्यपाल हैं, इन्होंने क्या कहा कि ये सारी जो शिक्षाएं हैं गला रेतने वाली और नबी के खिलाफ बोलने वालों को सजा देने वाली, सरतन से जुदा वाली, ये सारी की सारी शिक्षाएं कहां मिलती है? मदरसों में मिलती हैं। भारतवर्ष को तोड़ने के लिए सबसे पहले यहां की यूनिवर्सिटीज को जलाया गया था। जब फिर भी शिक्षा तंत्र बच गया, तो आपने देखा होगा मैकॉले का लेटर जो अपने बाप को लिखता है, यहाँ के शिक्षा तंत्र को ध्वस्त करने के लिए, या फिर वो मैकॉले शिक्षा पद्धति को लागू करता है। सबसे पहला वो। दूसरा है कि धन से जुदा करना। हिंदुओं को भी जिस समय पर यहां कब्जा किया गया, तो दो ही तरीके थे। पहला शिक्षा तंत्र को तोड़ना, जो उनको सिखाती थी सर्वे भवंतु सुखिना का तरीका, और दूसरा उनका धन के यानी कि जितने भी उनके बिजनेस मॉड्यूल्स थे। अनुज जी भाई इस बात को सभी दर्शक ध्यान से सुने, इस बात को शेयर भी करें सब लोगों के साथ में कि हिस्ट्री क्यों पढ़नी आवश्यक है। इस्लाम की जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, और इस्लाम का जो पैगंबर था, पैगंबर ने सबसे पहले, और मैं कहूंगा कि बहुत छोटी सी पुस्तिका है, सनातन हाट में भी आपको मिल जाएगी, वो है वीर हकीकत राय की। उसकी भूमिका अवश्य पढ़ें। जिस समय पर इन्होंने बिजनेस वुमन थी एक खदीजा, उसके साथ में निकाह किया, और उसका सारा पैसा जिस टाइम समाप्त हो गया, तो उसके बाद में फिर इनके जो सबसे पहले जो खलीफा बने थे, यानी कि जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा झगड़ा ना, नुपुर शर्मा ने इनकी जो प्रॉफिट की जो बीवी अबू थी बकर। आयशा, आयशा का जिक्र उसमें किया था। आयशा के जो पिता थे वो बहुत अमीर व्यक्ति थे, और मोहम्मद अबू बकर। ये सॉरी अबू बकर, अबू अबू बकर। बकर, हाँ जी, ये बहुत पैसे वाले थे। तो यानी कि पहले खदीजा का पैसा, फिर अबू बकर का पैसा, और जब यही समाप्त होता, तो यहूदियों का जो खजूरों का बिजनेस होता था, उन सब के ऊपर उन्होंने अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। बट जब वो नहीं हो पाया, तो हमला करके उनके ऊपर छद्म से हमला करके, पीठ पीछे से वार करके, फिर उनको उनके जो बिजनेस थे वो लूटे गए। तो शिक्षा तंत्र और बिजनेस मॉडल पे है, इनके ऊपर सबसे पहले हमें काम करना पड़ेगा, और उसके लिए अपने जितने सनातनी बंधु हैं उनको कार्य देना पड़ेगा। जितने भी, देखिए आपने कहा कास्ट की बात आपने की है, कास्ट बेस्ड जो हमारे काम होते थे, जो हमारा बिजनेस होता है, वो हमारी पहचान हुआ करती थी। आज आप देखोगे किसी का लड़का कितना पढ़ता है लिखता है, आज जितने हमारे हाथ के काम थे, जितने भी हमारे फुटकर काम थे, जितना हमारा नकद का काम था, वो सारा का सारा उन लोगों ने लिया है। आप इस प्रोपेगेंडा को समझिए कि जिस तरीके से वामपंथी और इस्लामिक कॉकटेल ने हमारे बच्चों को पढ़ाया कि कुम्हार एक कास्ट है जो कि एक नीची कास्ट है, लोहार एक नीची कास्ट है, बढ़ई, सुनार और अन्य जितनी भी कास्ट है बहुत नीचे दर्जे की कास्ट है। और हमारे बच्चों में क्या आया कि भैया हम ये काम नहीं करेंगे, हम 7,000 रुपए की नौकरी कर लेंगे, लेकिन ये काम नहीं करेंगे। लेकिन उस काम को किसने किया? फिर वो जालीदार कटोरा छाप नमूने ने उस काम को किया। वो हरी टिड्डी का दल आपके सारे खेतों को चर जाएंगे और फिर डकार नहीं लेंगे। आप ये देखिए कि वो सारे जितने भी काम थे उनको कौन कर रहा है? सारे काम हमारी जातियों में से धीरे धीरे वो निकल गया। अरे आप लोहे के काम को कम मानते हैं, ये टाटा स्टील जानते हो खरबों का जिसमें बिजनेस है, ये देखिए उन्होंने एक एम को मार दिया बाजी ने यहाँ पे, ये एम की हत्या, और ये कह रहे हैं कि हम शांति से काम लेंगे। है ये 3 M जो है ना परेशान करते हैं, 3 M हमेशा परेशान करते हैं, ठीक है।
उसमें एक मक्खी है, एक मच्छर है, और आप समझ रहे होंगे